Hello friends, welcome to this channel Education with SS। मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आपके साथ में एजुकेशन एंड नॉलेज टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। और इसमें हमने सबसे पहले वीडियो में जाना वो था एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड मोड। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि individual, social development and various other aims of education and importance of knowledge, meaning, nature and sources of knowledge along with forms of knowledge को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, ही पर्पस ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो डॉक्टर मुदालिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था, उन्होंने उद्देश्य के महत्व को बताया और उनका जो स्टेटमेंट है पर्पस ऑफ एजुकेशन क्यों होना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह इसको डिफाइन करता है। उन्होंने कहा, एज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज and new problems arise, it becomes necessary to re-examine and restate clearly the objectives which education at each definite stage should keep in mind. So without keeping the objective or the aim of education in mind, it is impossible to practice a good education. अच्छी शिक्षा चाहिए तो समस्याएं जो उभर रही हैं उनसे संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको जाना जाए और उद्देश्यों का उसी हिसाब से उन्हीं के अनुरूप जो उद्देश्य हैं वो निर्मित किए जाएं, तभी शिक्षा सही अर्थों में चल सकती है। देखिए, शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों है, इसको डिफाइन करने के लिए जो आप पॉइंट्स को एलैबोरेट करते हैं। सबसे पहली बात, शिक्षा जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो ये जीवन के उद्देश्य को, इट हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ लाइफ। फिर गोल ऑफ लाइफ को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। तो शिक्षा ही हमें ये काबिलियत देती है कि हम चूज कर सकें कि हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता चुने, यानी कि इट हेल्प्स टू चूज द मीन्स फॉर गोल। एंड नेक्स्ट इज द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट। आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उद्देश्य नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि क्या आप जज कर पाएंगे। फीडबैक मिलता है, सीखने सिखाने दोनों लोगों को, सीखने वाले सिखाने वाले को फीडबैक मिलता है और ये सही रास्ता दिखाती है शिक्षा। जो भी वेगनेस है, जो कुछ भी ऐसा है जिसे हम भटक सकते हैं, उन सबको दूर करके हमको क्रिस्टल क्लियर रास्ता देती है, जिससे हम शिक्षा के माध्यम से, उन उद्देश्यों के क्रिस्टल होने, क्लियर होने के माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। और ये सतत मोटिवेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए एक लक्ष्य को प्राप्त किया आपने, तो आपको तुरंत एक मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए, और उद्देश्यों के लिए, अच्छी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए आप निरंतर प्रेरित भी होते रहेंगे। रिवलिन ने जो स्टेटमेंट कहा है वो देखिए, एजुकेशन इज अ पर्पसफुल एंड इथिकल एक्टिविटी, हेंस इट इज अनथिंकेबल विदाउट एम्स। तो बिना एम्स के एजुकेशन प्रक्रिया को सोचना भी इम्पॉसिबल है। रिवलिन ने अपने शब्दों में अपनी बात को इस प्रकार से प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं। तो अब हम समझते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। नॉट ओनली डिटरमाइनिंग बट दे आल्सो अफेक्ट एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला फैक्टर है लाइफ फिलॉसफी। तो कैसे फिलॉसफी अफेक्ट करती है, आप जानते हैं फिलॉसफी की अगर हम स्टडी करें, कभी फिलॉसफी स्पिरिचुअल होती है और कभी फिलॉसफी मटेरियलिस्टिक हो जाती है। तो जब स्पिरिचुअल है तो एम्स ऑफ एजुकेशन उसी हिसाब से हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, जबकि मटेरियलिस्टिक है तो मटेरियल एस्पेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि अगर पॉलिटिकल फैक्टर में डेमोक्रेसी ज्यादा है या ऑटोक्रेसी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करने के लिए या इंडिविजुअल्स को ऑटोक्रेसी के लिए तैयार करने के लिए पॉलिटिकल सिनेरियो अपने हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन डिसाइड करता है। सिमिलरली एक और आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल कल्चरल, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सोशल सिनेरियो है, वो अपने जैसे सोशल एस्पेक्ट्स में लोगों को, पर्सन्स को तैयार करने के लिए अपनी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है, जिससे कि व्यक्ति उस समाज में जाकर उसके अनुरूप जी सके। तो ये सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर आल्सो अफेक्टिंग फैक्टर फॉर एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक फैक्टर।
जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, अगर व्यक्ति बहुत रिच है या बहुत फ्लरिश सोसाइटी है, इकोनॉमिकली साउंड है, तो वहां पर जो एम्स होंगे वो थोड़े और अदर एस्पेक्ट्स को लेकर चलेंगे कि वो अपने खाली समय को सदुपयोग कर सकें, ज्यादा और चीजों को शामिल कर सकें जिससे कि उनकी लाइफ अच्छी बन सके। लेकिन अगर मान लीजिए आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो वो ऐसे चीजों को ज्यादा शामिल करेंगे, ऐसे उद्देश्यों को ज्यादा शामिल करेंगे जिससे कि और ज्यादा वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें या और ज्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें। तो इकोनॉमिकल फैक्टर भी हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स लगे, हमेशा से रिलीजन ने शिक्षा को प्रभावित किया है। रिलीजियस फैक्टर्स जो है, जो जो कंडीशंस हैं, कभी रिलीजन ज्यादा शिक्षा को प्रभावित करता है, कभी साइंस की वजह से रिलीजन जो है वो कम ध्यान दिया जाता है। तो रिलीजन एक ऐसा फैक्टर है जो कि समय समय पर उसी के अनुरूप शिक्षा, या जैसे अगर हम वैल्यूज की बात करें तो शिक्षा को वैल्यूज के लिए जो मिलता है वो सब रिलीजन से ज्यादा साउंड हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट देखें तो वो जो रिलीजियस फैक्टर है उसको हम थोड़ा कम करके और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। तो ये फैक्टर भी, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस जो भी अचीवमेंट्स हैं, वो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते रहे हैं। कई बार हम जब धर्म को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो हम शिक्षा में धार्मिक उद्देश्यों को ज्यादा शामिल कर लेते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर समय में भारत में भी शिक्षा में रहा। लेकिन अगर हम हमारे धार्मिक उद्देश्यों को, धार्मिकता को हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं और अपने और विकास को बढ़ावा देते हैं, तो उस तरीके के हमारे शिक्षा के उद्देश्य ज्यादा आ जाते हैं। तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी हमारी शिक्षा को इसी प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्स या पर्पस ऑफ एजुकेशन। बेसिकली शिक्षा मनुष्य को 3 प्रकार से प्रभावित करती है। पहला तो उसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट से जुड़े हुए एम्स, जैसे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सब व्यक्ति के इंडिविजुअल डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट करती है। देन शिक्षा व्यक्ति का सोशल डेवलपमेंट भी करती है। उसमें आते हैं आपका सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, हार्मोनियस एंड मॉरल डेवलपमेंट वगैरह उसमें आते हैं। और एक तीसरा पक्ष जो शिक्षा मनुष्य के लिए करती है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। बिना सिविक सेंस के, बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, बिना लीडरशिप या डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन नेशनल इंटीग्रेशन, फ्रैटर्निटी, वी फीलिंग, कोऑपरेट फीलिंग, ये सारी चीजें सिखाना शिक्षा का काम है। और इससे ना हम सिर्फ अपने नेशन बल्कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप कर पाते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्स या पर्पस ऑफ एम्स। नेक्स्ट देखिए, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एम है फिजिकल डेवलपमेंट एम, जो कि रूसो ने सबसे ज्यादा, क्योंकि वो शारीरिक विकास को नेचुरल डेवलपमेंट मानते हैं, तो वो कहते हैं कि शारीरिक शक्ति से व्यक्ति स्फूर्तिवान बनता है, क्रियाशील बनता है, तो ये होना चाहिए। और अरस्तु का तो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इसमें कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो ये दोनों उद्देश्य, और गांधी जी ने कितनी अच्छी बात कही है, देखिए, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड और सिल्वर जो कि हम पूरी जिंदगी इकट्ठे करते रहते हैं, ये सब बेकार है। हेल्थ इज वेल्थ। महात्मा बुद्ध ने भी बहुत अच्छी बात कही है, टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज द ड्यूटी। तो सीधी सी बात है कि ये हम अगर ये नहीं रखेंगे, हम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, तो ये गलत है। हमारे शिक्षा का उद्देश्य एक होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट। बट अगर हम कंप्लीटली अकेले इस उद्देश्य को ले लें तो कुछ आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट भी आते हैं। देखते हैं। देखिए, अगर हम इसको अकेला एकाकी बनाते हैं कि नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और फिजिकल इतना स्ट्रांग कर दो कि वो सारी, तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो उसको मिसयूज करना भी सिखा सकता है। ओनली फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दिस इज द आर्गुमेंट। लेकिन मेनली इसके लिए जो फोकस किया है वो रियलिज्म और नेचुरलिज्म के जितने भी फिलोसफर्स हैं, जिसमें मारिया मॉन्टेसरी रियलिस्टिक फिलोसोफर रही, फ्रॉबल, अरस्तु, प्लेटो, इन सब ने उसको स्वीकार किया है, बट एज अ वन एम
among various other aims of education. नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए एम, वो है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास भी, मानसिक, बौद्धिक या ज्ञानात्मक विकास। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है, नॉलेज इज नाइदर जस्ट इंफॉर्मेशन नॉट नॉर इंटेलेक्ट, दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म टू। In its intensive form, knowledge is education. In the absence of rationality, knowledge is useless. अगर आपके अंदर विवेक नहीं जागा तो नॉलेज बेकार है। सोक्रेटिस ने कितने अच्छे, नॉलेज है तो सद्गुण है, यानी कि व्यक्ति सद्गुणी होगा यदि उसके पास ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति है तो। अरस्तु कहते हैं नॉलेज इज पावर, सोफिस्ट कहते हैं नॉलेज इज प्रोग्रेस। और बहुत अच्छी बात विलियम शेक्सपियर ने कही है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, इग्नोरेंस इज द कर्स ऑफ गॉड, knowledge is the wing wherewith we fly to heaven. तो हम ऊंची आकाश तक, अपनी ऊंचाई तक छू सकते हैं, ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं यदि हमारे पास ज्ञान है। लेकिन एकाकी में, अकेले, ये भी उद्देश्य पूर्ण नहीं है। इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें कि इसके जो आर्गुमेंट्स हैं जो कि इसको अगेंस्ट में लेते हैं, तो एडम्स ने कही ये बात कि अगर हम ओवर एम्फोसिस ऑन नॉलेज विल मेक स्कूल्स द शॉप्स ऑफ नॉलेज एंड टीचर्स विल बी सेलर, ज्ञान बेचने वाले टीचर्स बन जाएंगे। असंवेदनशील बना देता है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल अपना सोशल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट की बात ना करें तो ये डेंजरस भी बन जाता है ह्यूमन के लिए। तो एक्सट्रीम में जाकर इस उद्देश्य को भी हमें शिक्षा का एकाकी उद्देश्य नहीं बनाना है। आगे देखते हैं वोकेशनल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन। वोकेशन डेवलपमेंट यानी अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाना। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जैसे कहा, टू एजुकेट सिटीजन्स फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क ऑफ सोसाइटी टू गेट हिज लिवलीहुड इज द फर्स्ट एम ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट के लिए यह पहला उद्देश्य है। तो इस और आगे गांधी जी ने क्या कहा, ट्रू एजुकेशन ऑट टू बी फॉर चिल्ड्रन अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अगर कोई शिक्षा अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट आपको इंश्योर नहीं करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, शिक्षा हो गई तो एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगा, अगर ऐसी शिक्षा नहीं है तो वो सच्ची शिक्षा नहीं है गांधी जी के शब्दों में। और जॉन डीवी ने कहा, इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू अर्न हिज ओन लिविंग, there is a great danger that he may deprave himself and impure others. तो वो अपने आप को चरित्रभ्रष्ट कर हो जाएगा और दूसरों को भी हानि पहुंचाएगा, ये जॉन डीवी ने कहा। हालांकि जॉन डीवी ने से एकाकी उद्देश्य नहीं माना है, इसके अगेंस्ट में भी एक आर्गुमेंट दिया है, हम आगे देखेंगे। स्पेंसर ने कहा, प्रिपरेशन फॉर वोकेशनल डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन। इस प्रकार से वोकेशनल डेवलपमेंट एम के लिए भी सभी लोगों ने अपनी बात, अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं। तो इसके अगेंस्ट भी कुछ आर्गुमेंट होंगे। देखिए अगेंस्ट में फिर जॉन डीवी का स्टेटमेंट आप सबसे पहले इसमें कैप्शन में देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। वोकेशनल ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स और स्लेव्स, इट फिट्स देम टू बिकम कॉग्स इन द इंडस्ट्रियल मशीन। फ्री मैन नीड लिबरल एजुकेशन टू प्रिपेयर देम टू मेक अ गुड यूज ऑफ देयर फ्रीडम। एक जगह वो कहते हैं कि हाँ, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कुछ लिवलीहुड दे सके, जिससे कि वो पथभ्रष्ट ना हो जाए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वो एक पुर्जा, मशीन का एक पुर्जा भर रह जाएगा। यानी अगर हम इस एम को एकाकी एम ले लें, तो एकाकी रूप से कि खाली शिक्षा जो है वो आपको किसी लिवलीहुड की तरफ ले जा रही है, ठीक है, आप उसमें फिट हो गए और आपकी शिक्षा पूरी हो गई, कमाने लगे, जीवन चलने लगा, दैट इज नॉट अ कंप्लीट एजुकेशन। जॉन डीवी ने खुद इस बात को आर्ग्यू किया। नेक्स्ट, प्लेटो ने भी इसी बात को कहा है कि दैट एजुकेशन इज नॉट लिबरल एजुकेशन विच एम्फसाइजेस ओनली ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मनी without focusing on intellect and justice. So intellect and justice are also important. So आप इसको भी एकाकी नहीं मान सकते, ये अदर एम्स के साथ में ही चलना चाहिए। जब तक कि आपका मॉरल, कैरेक्टर एंड अदर सोशल डेवलपमेंट नहीं है, तब तक वोकेशनल डेवलपमेंट एम भी सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट। दिस कैरेक्टर डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। देखिए कैरेक्टर व्यक्ति के दृढ़ जो दृढ़ विश्वास या दृढ़ जो उसकी संकल्प है उससे संबंधित होता है, जबकि मॉरलिटी
व्यक्ति के सोशल एनवायरनमेंट से संबंधित होती है। तो कैरेक्टर, हैंडरसन ने जैसा कहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट मीन्स टीचिंग अ पर्सन टू वर्क with those principles which are responsible for the highest development of his personality. गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, the end of all education must be building up of character. Personal purity is to form the basis of character building. Education without character and character without purity would be no good. तो ये चीज जो लास्ट की है, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर एंड कैरेक्टर विदाउट प्योरिटी would be no good. कोई फायदा नहीं है ऐसे कैरेक्टर का जिसमें कि शिक्षा की पवित्रता के बिना चरित्र बेकार है और शिक्षा चरित्र के बिना बेकार है। इसी तरीके की एक बात यहाँ देखिए फ्रांसिस वेलैंड पार्कर ने कही है, The end and aim of all the education is the development of character. और टी रेमंड ने बहुत अच्छी बात बताई, टीचर्स अल्टीमेट कंसर्न इज टू कल्टिवेट not the wealth of muscles यानी फिजिकल नहीं, not the fullness of knowledge केवल मानसिक ज्ञान नहीं, not refinement of feelings but strength and purity of character. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जो जिसमें सारी चीजें डाल दी कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसे क्या ध्यान रखना चाहिए एजुकेशन देते समय, एजुकेशन प्रोसेस को प्रैक्टिस करते समय शिक्षक कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें टी रेमंड ने अपने स्टेटमेंट में बता दी। आगे देखते हैं। इसके लिए बहुत सारे और भी स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे एस राधाकृष्णन ने कहा, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर इज दैट ऑन विच द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज बिल्ट, वन कैन नॉट हैव द ग्रेट नेशन विद मैन विद स्मॉल कैरेक्टर। और स्वामी विवेकानंद का स्टेट, इफ यू हैव assimilated fine ideas and made them the basis of your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. पूरी लाइब्रेरी रट ली हो किसी ने, उससे भी ऊपर अगर है आप हो जाएंगे अगर आप 5 गिने चुने आइडियाज को अपने कैरेक्टर में और या अपनी लाइफ का गोल बना लें, अपने लाइफ में उतार लें और कैरेक्टर को अपने उसी हिसाब से ढाल लें। प्लेटो ने कहा, द अल्टीमेट एड एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कैरेक्टर। लेकिन अकेले ये उद्देश्य भी पूर्ण नहीं है, समाज बदलता है, कैरेक्टर की परिभाषा बदल जाती है, और कुछ लोग कहते हैं मूल प्रवृत्तियों का दमन है, तो मूल प्रवृत्तियों को किस प्रकार से हमें मार्गांतीकरण करना चाहिए उसको लेकर चलना है, ना कि अकेले एकाकी कैरेक्टर के उद्देश्य को लेकर चलना है। तो नेक्स्ट एम देखते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन, यानी आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य का मतलब है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि इट इन्वॉल्व सोल एंड स्पिरिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भारत की जो संस्कृति है वो आत्मा प्रधान है और धर्म प्रधान है, इसलिए भारत में जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने स्वयं कहा है कि शिक्षा बिना आत्मा के विकास के शिक्षा अधूरी है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का स्टेटमेंट देखिए, द एम ऑफ एजुकेशन इज नाइदर नेशनल एफिशिएंसी नॉर इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, बट to enable a person to feel that he has something higher than intellect within him. You may call it soul. तो within him, उसके अंदर कुछ उससे इंटेलेक्ट से भी ऊपर है, ये चीज फील कराना, दैट इज एजुकेशन। कुठारी कमीशन ने भी इसी बात को उठाया और कहा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन is not merely a means to earning of a livelihood, nor it is nursery of thoughts or school of citizenship. It is initiation into life of spirit, a training of human soul in the pursuit of truth and the practice of virtues. तो शिक्षा ऐसा नहीं है कि केवल आपने व्यवसाय में लगा दिया, किसी को ज्ञान दे दिया किसी को, तो शिक्षा हो गई। कोठारी आयोग ने इस बात को कहा कि जीवन में सत्य की खोज करना, आत्मा की अनुभूति कराने के लिए प्रेरित करना, यही शिक्षा है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें बहुत सारी बातें लाइफ से जुड़ी हुई हैं। देखिए, लाइफ इज इमेंस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनेमिक। इट इंक्लूड्स स्पिरिट एंड मैटर and idealism and pragmatism, and rotates around the axis of noble and ignoble. Life strives for higher ends. It is a mission, a service, and finally worship. So life is finally worship. So worship leads towards the self-realization or self-actualization.
तो शिक्षा का ये उद्देश्य भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट एम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए सोशल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा का सोशल डेवलपमेंट करने के लिए जितने भी उद्देश्य उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें रखे जाते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कल्चरल डेवलपमेंट एम, सांस्कृतिक विकास। तो संस्कृति क्या है फिर जो विकास होना चाहिए? संस्कृति बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड कल्टस से या कल्टीवेटस से लिया गया है। कल्टीवेटिंग माइंड यानी कि माइंड को ऐसा ट्रेन करना जिससे कि वो खूबसूरत तरीके से विकसित हो सके। E.B. टेलर ने कहा कल्चर इज डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, any other capability and habit acquired by man as a member of society। तो एक सोसाइटी के मेंबर के तरीके से जो भी ह्यूमन ने जो कुछ भी एक्वायर किया है, जो कुछ भी लिया है, that resembles a culture। ओटावे ने कहा one of the tasks of education is to hand on the cultural values and behavioral pattern of society to his young and potential members। जो कुछ भी हमने है वो हमें हस्तांतरित कर देना चाहिए, जो कि शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री ओटावे हैं, कि एक केसी ओटावे, उन्होंने कहा। गांधी जी ने कहा कल्चर इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ and the initial thing of human life। It should be reflected in your most smallest conduct and personal behavior। हमारी जो संस्कृति है वो हमारे एक छोटे छोटे व्यवहारों में, छोटी छोटी सी बातों में झलकनी चाहिए। तो इसका मतलब शिक्षा में ये सारी चीजें सिखानी चाहिए। तो शिक्षा का ये उद्देश्य आवश्यक माना है गांधी जी ने। इसके अगेंस्ट अगर आर्ग्यूमेंट देखें कि अकेले अगर हम किसी एक संस्कृति को महत्व देते हैं तब क्या, तो कहते हैं कि ये एकाकी है। अगर हम अकेले थे तो नैरो माइंडेड, इल फीलिंग फॉर अदर कल्चर, ये भी डेवलप हो सकता है। इसके लिए एक सजेशन दिया जाता है कि कल्चर के तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर हमें चलना चाहिए, जिसमें कि कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और ट्रांसफर, इन तीनों को लेकर चलना चाहिए, तभी कल्चरल डेवलपमेंट एम जो है वो अपने आप में सफल हो पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मॉरल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन। वहां हमने देखा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एम, और मॉरल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन जो है वो सोशल सिनेरियो से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सोशल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल एम माना जाता है। मॉरल एंड कैरेक्टर दिखते हैं वो दोनों सेम, बट दे आर नॉट। एक सोशल टर्म है मॉरल एंड इंडिविजुअल टर्म है कैरेक्टर। हर्बर्ट ने कहा मॉरलिटी इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड and as the highest aim of humanity and consequently of education। तो इन्होंने शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रखा है नैतिकता को, क्योंकि ये माना है कि इसको हमेशा ही मानवता ने सदैव नैतिकता के विकास को मानव सभ्यताओं में सभी जगह महत्व दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यही हर्बर्ट जो है उन्होंने कहा है आगे कि द वन ऑफ एंड द होल वर्क ऑफ एजुकेशन मे बी समड अप इन द कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी। तो ये शिक्षा के सर्वोपरि उद्देश्य में मॉरलिटी को रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनियस डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन। देखिए एम ऑफ एजुकेशन जो कि ऑल द पावर्स, जो सारी शक्तियां हैं जो भीतर छिपी हैं, जो मनुष्य के भीतर हैं, उन सब शक्तियों का समरस एक साथ विकास करना, इस प्रकार का उद्देश्य जो लेकर चलेंगे वो कहलाता है हार्मोनियस डेवलपमेंट। देखिए पेस्ट्रोलॉजी ने तो अपने एजुकेशन की डेफिनेशन में इस टर्म को डाला है। उन्होंने कहा एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इननेट पावर्स, यानी कि जन्मजात शक्तियों का ये तो नेचुरल, प्राकृतिक और हार्मोनियस भी समरस विकास है। और गांधी जी ने भी देखिए ऑलराउंड डेवलपमेंट करके की बात कह के ये हार्मोनियस डेवलपमेंट को अपने उद्देश्य में, अपने शिक्षा की परिभाषा में प्लेस किया है। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड चाइल्ड, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ये उद्देश्य भी बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अपनाया गया है। कंप्लीट लिविंग एम ऑफ एजुकेशन, ये एक नेचुरलिस्टिक एजुकेशनिस्ट रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उनके द्वारा दिया गया उद्देश्य है, जो कि पूर्ण जीवन की तैयारी। ये कहते हैं मुख्य रूप से 5 जीवन की क्रियाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके लिए व्यक्ति को तैयार कर दें तो समझ लीजिए शिक्षा हो गई सफल। उन्होंने कहा सबसे पहली जरूरत है व्यक्ति को आत्म सुरक्षा करने की, तो सेल्फ सिक्योरिटी सिखाइए। फिर उसे पैरों पर खड़ा करना है तो व्यवसाय सिखाइए। फिर उसके बाद वो अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट करेंगे, यानी संतति पालन
और ऑफिस स्प्रिंग्स को ब्रिंग अप करना, चाइल्ड रेयरिंग, तो ये सिखाइए। फिर थोड़ा सा अपना जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा, तो फिर समाज के लिए जिएगा, तो समाज सेवा, समाज सुरक्षा ये सिखाना चाहिए। और बाकी समय जो बचे तो वो थोड़ा सा उसे अवकाश के सदुपयोग करने के लिए भी जीना सिखा देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल कर लेनी चाहिए। दैट इज अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, जिसमें इन्होंने जो आर्ट, म्यूजिक, इन सबको अवकाश के लिए थोड़ा नीचे रख दिया और वोकेशन, आत्मरक्षा, सब में साइंस को ऊपर रखा है। थोड़ा नेचुरलिस्टिक फिलोसफर है, तो ये साइंस को बहुत महत्व देते हैं। इन्होंने आगे कहा है, देखिए, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। तो यानी सब चीजें हम लोग करके सीखें, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस वाली जो चीजें हैं, जो जिसमें हम खाली सुनते नहीं है और अपने लर्निंग बाय डूइंग होती है, बाय सेल्फ एक्सपीरियंस होती है, उसको इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। एक और उद्देश्य है जो कि अब हमारे लिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये सब जो उद्देश्य है वो शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ कर सके। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट द क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेशन इज inseparably involved in the quality of the nation। तो नेशन कैसा होगा? जैसी उसकी शिक्षा की क्वालिटी है। चलिए आगे बढ़े। इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, एक ड्युअलिज्म आता है यहाँ पर। दो चीजें, दो कंट्रास्ट एम है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट एम। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक तरफ अगर हम देखें कि इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट दो तरीके, ह्यूमन को कैसा डेवलप करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि उसकी इंडिविजुअलिटी को पूरा डेवलप कर दें तो अपने आप ही सोशल डेवलपमेंट के लिए वो तैयार हो जाएगा, सोसाइटी के लिए तैयार होगा। और कुछ कहते हैं अगर इंडिविजुअल कर दिया और सोसाइटी के लिए तैयार भी नहीं किया तो वो सोसाइटी के लिए डेंजरस भी हो सकता है और सोसाइटी को नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। तो ये दोनों कंट्रास्ट में अपनी अपनी बात कहते हैं। तो जो एजुकेशनिस्ट जो है इसको फेवर करते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सर्विस यानी कि उसका सबसे अच्छा विकास हो जाए तभी वो समाज की भी सेवा कर सकता है। और सोशल डेवलपमेंट इसका उल्टा कहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ऑल दैट इज वैल्यूएबल इन ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग द इंडिविजुअल। यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी को कुछ अच्छा चाहिए तो व्यक्ति को पहले पूरा विकसित तो होने दो। तो ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट को यहाँ पर फेवर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में अंतर हम लोग इस टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, मेन एम्फेसिस जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बायोलॉजिकल फैक्टर को लेकर चलता है और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर को लेकर चलते हैं। सोशल डेवलपमेंट एम कहता है कि सोशलिज्म की फीलिंग, एक सोशल क्रीचर, सोशल बीइंग होने की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट फैक्टर इसमें ज्यादा प्रभावी रहता है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा रहती है, जैसे नेचुरलिज्म वगैरह में। यहाँ सोशल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इंडिविजुअल में देखें आप तो इन्नेट पावर्स, जन्मजात शक्तियों की बात करते हैं, और अगर हम सोशल डेवलपमेंट में देखें तो यहाँ पर जो इन्नेट पावर्स है उनका दमन करके और सोशल जो वर्च्यूज हैं, सोशल जो सामाजिक गुण है उनका विकास करने पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर नेचुरल वर्च्यूज यानी नैसर्गिक गुण को महत्व दिया जाता है, और यहाँ पर टी रेमंड का एक स्टेटमेंट इसको स्पष्ट कर देता है कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। वो कहते हैं, निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन। एक कल्पना है, इसे आप सच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ और बाय नेचर एक सोशल बीइंग है, तो उसे सोसाइटी से दूर आप तैयार नहीं कर सकते। इंडिविजुअल डेवलपमेंट एम वाले कहते हैं कि ये वाइडर एटीट्यूड है और इंडिविजुअलिटी का डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए। और ये जो है सोशल डेवलपमेंट एम, वो कहते हैं कि ये सोशल डेवलपमेंट एम जो है वो संकीर्ण हो जाता है और दूसरी सोसाइटीज के लिए हमको तैयार नहीं करता है। हम अपनी सोसाइटी, अपने नेशन और उसी में ज्यादा जुड़ जाते हैं।
इट सपोर्ट्स ओपन माइंडेडनेस, और ये थोड़ा ओपन माइंडेड है, इस ये हिंडर करता है ओपन माइंडेड, क्योंकि हम अपने समाज को महत्व देते हैं, अपनी संस्कृति को ऊपर मानते हैं, तो ये थोड़ा सा एक, जिसे कहना चाहिए कि थोड़ा ओपन माइंडेड नहीं रहता है, कोई ऐसी पर्सनालिटी बन जाती है जो कि थोड़ा दूसरे को उतना महत्व नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल जो बेस है वो ज्यादा है, और यहाँ पर दार्शनिक, अगर सोशल डेवलपमेंट में देखें तो वो दार्शनिक आधार को, यानी सोसाइटी के दर्शन को, सोसाइटी की सोच को, उसके आदर्शों को वो ज्यादा महत्व देते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, लेव वाइगोत्स्की। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है, द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग इज नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोशल, बट फ्रॉम सोशल टू इंडिविजुअल। तो वाइगोत्स्की स्पष्ट करते हैं इस बात को कि इंडिविजुअल इज नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोशल। देखिए वहां पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट होने दो, तभी सोसाइटी का भला हो सकता है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल टू सोशल नहीं है, बट फ्रॉम सोशल टू इंडिविजुअल, यानी कि सोसाइटी ऐसी डेवलपमेंट करे कि जिससे इंडिविजुअल भी पूरा विकसित हो। नेक्स्ट देखते हैं, सिंथेसिस बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच में जो टीपी नन, ये नाम है इंडिविजुअल डेवलपमेंट एम के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने खुद इसको सिंथेसाइज किया और कहा, इंडिविजुअलिटी डेवलप्स ओनली इन अ सोशल एटमॉस्फेयर वेयर इट कैन फीड ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन एक्टिविटीज। तो अगर इंडिविजुअलिटी सोशल एनवायरनमेंट में हुई है विकसित, तो वो समाज का भला करेगी। जेएस रॉस, जो बहुत बड़े क्रिटिक हैं, सभी जगह अपनी क्रिटिसिज्म देते हैं, जेएस रॉस दार्शनिक है, उन्होंने कहा, इंडिविजुअलिटी इज ऑफ नो वैल्यू एंड पर्सनालिटी इज अ मीनिंगलेस टर्म अपार्ट फ्रॉम द सोशल एनवायरनमेंट इन विच दे आर डेवलप्ड एंड मेड एफिशिएंट। एक और स्टेटमेंट हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस सारी समस्या का हल ही कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा, जब तक हमारी संचयी वृत्ति, यानी कि स्टोर करने की जो टेंडेंसी है, हम सब कुछ अपने पास इकट्ठा कर ले, संचयी वृत्ति तृप्त नहीं हो जाती, हम अपनी उपलब्धियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। मीन्स जो कुछ भी हमारे अचीवमेंट्स हैं वो हम अपने तक रखना चाहते हैं, कि हम किसी और को ना दें। व्यक्तिक विकास की एक ऐसी अवस्था आती है जब हम शुद्र स्वार्थों से ऊपर उठकर सब कुछ वितरित कर देना चाहते हैं, यानी छोटे छोटे जो सेल्फिशनेस है उससे सबसे अलग हम सब कुछ बांट देना चाहते हैं। व्यक्तिक विकास के यही सर्वोच्च लक्ष्य है। अब देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतनी सुंदर तरीके से व्यक्तिक विकास किसे कहते हैं ये समझाया, और झगड़े को ही समाप्त कर दिया कि व्यक्तिक विकास होना चाहिए या सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। उनका कहना है कि जैसे लेडन ट्रीज ऑलवेज बैंक डाउन, वो खड़े नहीं रहते हैं बल्कि दूसरों के भले के लिए झुक जाते हैं। उस झुकाव को, वही व्यक्तित्व का विकास वैसा होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी उपलब्धियां हैं उसका हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों को लाभ दे सकें। अगर वहां तक व्यक्तिगत विकास पहुंच गया है तो उसको हम व्यक्तिगत विकास की संज्ञा देंगे, और अगर हमारा स्वार्थों तक व्यक्तिगत विकास हुआ है कि हम सब कुछ अपने पास इकट्ठा करके रख लें, हमारे पास जो नॉलेज है उससे हम किसी को और का भला ना होने दें, तो ये व्यक्तिगत विकास बिल्कुल नहीं है। ये किसी प्रकार का विकास नहीं है, सिर्फ स्वार्थ का विकास है। ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज, शिक्षा के बाद में ज्ञान। देखिए, हमेशा नॉलेज को सीख करना चाहिए। गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, लर्न एज यू वर लिव फॉर एवर एंड लिव एज यू वर टू डाई टुमारो। हमेशा सीखो ऐसे जैसे बहुत जीना हो। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉलेज को हम बहुत सारी चीजों में बहुत सारे शब्दों से एग्जिबिट करते हैं, जैसे हमारी अनुभव होता है, समझ होती है, जागरूकता है, हमारी लर्निंग है, अधिगम, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, रिकॉग्निशन, रीजन, बहुत सारे एंड्योर्स हैं लाइफ के जो कि हमारी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, कितनी नॉलेज हाई है हमारे अंदर। आइडियलिज्म को देखें तो अगर सोक्रेटिस की बात करें, नॉलेज इज वर्च्यू। इंडियन अगर फिलोसफी की बात करें तो सत्य नॉलेज वही है, सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें मोक्ष यानी एमेंसिपेशन तक ले जाए। प्लेटो ने कहा, ट्रू नॉलेज इज टू नो द डिवाइन सिस्टम एंड सोल एंड गॉड
जो जो दैवीय नैतिकता यहाँ व्याप्त है पूरे जगत में, जो विचारों की नैतिक व्यवस्था है उसको समझ, वही ज्ञान है और उसी की प्राप्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज इन रियलिज्म। अब हम आ गए मटेरियल वर्ल्ड में, तो उन्होंने कहा कि ये संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई इमेजिन कोई संसार नहीं है। प्रैग्मेटिज्म कहता है नॉलेज तो वो है जो वर्क करे, जिससे हम हमारे कार्य पूरे हों, हमारे कार्य, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉलेज। नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वो सब ज्ञान है। बेसिकली नॉलेज के लिए एसेंशियल कंडीशंस होती हैं तीन, वो बहुत जरूरी है जाननी। वो तीन कंडीशन क्या है? पहली है बिलीफ, ट्रुथ, बिलीफ एंड तीसरी जस्टिफिकेशन। तो सबसे पहली बात, नॉलेज सच होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, कोई काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। फिर ठीक है, उस पर विश्वास हो, यानी कि बिलीवेबल होनी चाहिए, और जस्टिफाइड हो, उसको हम ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी प्रमाणिकता भी होनी चाहिए। बिना प्रमाणिकता के है तो सत्य नहीं है। तो सत्य ज्ञान की तीन कसौटी है, ट्रुथ, बिलीव एंड जस्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीन्स एंड वेज ऑफ नॉलेज। हम लोग कैसे जानते हैं, ज्ञान किस प्रकार से एक्वायर किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। देयर आर वेरियस मीन्स, और हम सब बहुत ही कॉमनली इन सबको जानते हैं, लेकिन शायद उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सिंपल वे है जानने का, वो है इंद्रियां, सेंसेस, डायरेक्ट या परसेप्शन, प्रत्यक्ष, चीफ सोर्स है नॉलेज का। लेकिन हमारे अगर भारतीय दर्शन में, अगर हम वेदांत दर्शन या हम अद्वैत दर्शन, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की बात करें, तो अपरा विद्या हम कैसे प्राप्त करते हैं? अपरा विद्या सेंसेस के माध्यम से। अनुभववादी, ये सब जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, रियलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, ये इसी प्रकार के ज्ञान को ही सही मानते हैं। तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है ये ज्ञान, ट्रुथ, बिलीव एंड जस्टिफाइड। तो ये आइडियलिस्ट जो है, कई बार वो इसको विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि जो दिख रहा है कई बार वो सत्य नहीं होता, वो तो भ्रम भी हो सकता है, कल्पना हो सकती है। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी को हम सांप समझ लें, तो क्या जो दिखा वो मान लिया, तो उसमें जस्टिफाइड नहीं है, तो ये भ्रम भी हो सकता है, तो वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग, तार्किक चिंतन। हम केवल देख के, सुन के या अपनी इंद्रियों से प्राप्त करे हुए ज्ञान को ही नहीं, बल्कि जब हम चिंतन मनन करते हैं, कई चीजों को डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग नॉलेज। तो ये कैसे होता है? दो तरीके से हम रीजन करते हैं और लॉजिक लगाते हैं। वो है, एक तो इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और दूसरा है डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग। जब मान लीजिए हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, रोज एक चीज देख रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये रोज घटित हो रहा है, तो हम उनमें से एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो रोज हम इस चीज को देख रहे हैं, इसका कारण ये है। तो यानी स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल्स हैं उसके माध्यम से हमने एक निष्कर्ष निकाला या जनरलाइज किया कोई फैक्ट को, तो वो जो लॉजिक मेथड है वो कहलाता है इंडक्टिव, यानी आगमन। विज्ञान हमारा इसी से चला है। मान लीजिए विज्ञान ने देखा कि कोई चीज को रगड़ते हैं चिंगारी निकलती है, फिर देखा चिंगारी निकली, फिर उन्होंने फिर ट्राई किया, चिंगारी निकली, अब वो एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि देयर इज समथिंग, अगर हम इसको रब करते हैं दो चीजों को, पत्थर को, तो चिंगारी निकलती है, तो जनरलाइज फैक्ट आ गया, तो आग जली, उन्होंने खोज ली। सारी वैज्ञानिक जो नॉलेज है वो इस तरीके से डेवलप हुई है। आगे वो डिडक्टिव लॉजिक भी लगाते हैं। मान लीजिए कोई कोई एक जनरलाइज फैक्ट सिद्ध हो जाए, अब हम उसके माध्यम से किसी और सिचुएशन को अगर एनालाइज करें, जज करें, क्या यहाँ पर वो चीज लागू हो रही है। मान लीजिए आर्किमिडीज सिद्धांत निकले, तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ उन चीजों का प्रयोग हो रहा है। तो जनरलाइज फैक्ट पहले है, और फिर हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स को स्टडी करके देखते हैं कि उसमें वो फैक्ट जो जनरलाइजेशन है वो फिट हो रहा है, वो उसको प्रूव कर पा रहा है कि नहीं। तब हम उसको कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक, यानी निगमन तर्क। तो निगमन, डिडक्टिव, इन सब के माध्यम से भी विज्ञान भी और मैथ्स भी और सब्जेक्ट्स भी, लॉ वगैरह सब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों का प्रयोग ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर किया जाता है मनुष्य के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अथॉरिटी या टेस्टिमनी नॉलेज एक और ज्ञान का स्रोत है। वो जो
टेस्टिमनी किसे कहते हैं, यानी अथॉरिटी। जब कोई ज्ञान, जो कुछ भी हम जानते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर, किसी विशेष आप्त, किसी विशेष ज्ञानी मनुष्य द्वारा अगर कहा गया है या किसी ग्रंथ में लिखा गया है, तो वो कहलाती है, वो अथॉरिटी कहलाती है, टेस्टिमनी। और इस प्रकार से उनसे जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो सोर्स क्या कहलाता है, टेस्टिमनी नॉलेज या कि अथॉरिटी नॉलेज। तो ये एक्सेप्ट किया जाता है कि अथॉरिटी, जैसे 4 वेद हमारे, ये सारे एपिक्स हैं, सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये सब टेस्टिमनी नॉलेज है। इनको, जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब हम बार बार, कोई व्यक्ति वहां तक जाके ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने जो मार्ग दिखाया, व्यक्ति उसी आधार पर आगे बढ़ जाते हैं। तो और वो मार्ग निरंतर वो पाते हैं कि वो मार्ग अच्छा मार्ग है, और उससे वो अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं, सफल बना पाते हैं, उस मार्ग को अपनाते हैं। तो ये जो महात्मा बुद्ध है, ये क्या है, अथॉरिटी और टेस्टिमनी, और उनके ज्ञान, उनके द्वारा प्राप्त जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सब टेस्टिमनी नॉलेज के अंतर्गत आता है। ऐसे ही लोगों के मन में एक बात आती है कि वेद कहाँ से आए, किसने लिखे, क्या आसमान से कोई पुस्तक आई है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़े कनेक्शन, जैसे तप करके योगी लोग जो हैं, वो बहुत जो सिद्ध पुरुष होते हैं, हर धर्म में हुए हैं, वो अपनी डिवाइन पावर्स को, अपनी सोल और स्पिरिट के माध्यम से अपना कनेक्ट जो है, वो एक डिवाइन जो अल्टीमेट रियलिटी है, उससे मनाते हैं, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो। और वो कनेक्ट के माध्यम से वो ज्ञान को संचारित अपने भीतर महसूस करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे संचारित होता रहता है, यानी कि भाषा के माध्यम से, और याद कर लेने के माध्यम से, और फिर जब जिस व्यक्ति ने लिपिबद्ध किया, वहां से वो और आगे बढ़ जाता है। तो ये चीजें, तपस्या, ये जो योगी ऋषि मुनि करते थे, तो ये कनेक्ट, ये क्या था, एक बड़ी हाई लेवल का कोई एक ऐसा कनेक्ट बनता था, जिससे कि वो अपने भीतर से इन चीजों को महसूस करते थे, और इन चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ाते रहे। इस प्रकार से ये अथॉरिटी नॉलेज कहलाता है। टेस्टिमनी नॉलेज है, जिससे निरंतरता आई, और सभी ने उस चीज को आगे समझा, फॉलो किया, और आगे बहुत जब पहुंच गया, तो वो लिपिबद्ध भी हुआ। जब लिखने की परंपरा शुरू हो गई, तो उसे लिपिबद्ध भी कर दिया गया। तो ये सारी चीजें ज्ञान प्राप्ति का एक और साधन है। अदर सोर्सेस भी हैं कुछ नॉलेज के, जैसे कुछ इंट्यूशन होती है, काल्पनिक कथ चलते रहते हैं, समाज की जो कहानियां हैं, वो बहुत सारी बातें ज्ञान की आगे पहुंचाती रहती हैं। अनुमान, हाव भाव, अनुश्रुति, यानी कि रूमर्स वगैरह, हालांकि ये कोई रिलायबल सोर्सेस नहीं कहलाते हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट इस समय के, जो स्टीफन हॉकिंग है, उनकी बात देखिए, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। अगर आप कहते हैं कि आपको नॉलेज है, तो वो सच्चा ज्ञान है कि नहीं, इसे जज करना बहुत जरूरी है। इल्यूजन ऑफ नॉलेज नहीं होना, इससे बेटर है आप अज्ञानी हो, कोई ज्ञान नहीं है, बट इल्यूजन ऑफ नॉलेज ज्यादा डेंजरस है। बहुत अच्छी बात, ये इस पर मनन करने योग्य बात स्टीफन हॉकिंग ने कही। आगे देखिए, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के रूप। देखिए, इसमें बहुत सारे डोर हैं, पेयर्स हैं, जैसे लोकल नॉलेज या यूनिवर्सल नॉलेज। अब आप, बहुत सिंपल बात है कि जो कुछ भी नॉलेज हमारे लोकल एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है, फिजिकल, नेचुरल, पॉलिटिकल सिनेरियो, इन सब से जुड़ी होती है, वो लोकल नॉलेज है। बेनिफिट भी इससे लोकल को होगा। और जो सब जगह एक साथ रहती है, बदलती नहीं है, तो वो जनरलाइज्ड होती है, प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है, वो यूनिवर्सल नॉलेज है। सिमिलरली नेक्स्ट में देखते हैं हम कॉन्क्रीट नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। कॉन्क्रीट जो सामने दिखाई दे, जैसे साइंस सारी कुछ करके दिखाई जा सकती है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ये सब चीजें हम करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो इन कॉन्क्रीट नॉलेज है। बट एब्स्ट्रैक्ट, जो कि हमारी जो आत्मा का ज्ञान है, एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना से जो जुड़ा हो, जो कुछ भी हम, हायर प्योरिटी, करेक्टर, तो ये हमारे व्यवहार में आएगा, हम उसे देख नहीं सकते कि कितना करेक्टर हमने सीख लिया। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, अमूर्त ज्ञान। और भी देखते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पे थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि ये सेल्फ प्रूवन है, सेल्फ ऑथेंटिक है, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता, और
नेचुरली ये जो है वो इंसाइट डेवलप करती है। सारी बायोग्राफीज, ट्रिटीज, जो रिलीजियस बुक्स हैं, बहुत सारे इस तरीके की थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो पूरी तरीके से करके सीखी जा सकती है। उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, हाइपोथेसिस बनाकर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको प्रूव करते हैं, और उससे पूरी जो लाइफ के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको करके सीखते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, थोड़ा ये लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज भी होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। एक और कंट्रास्ट बनता है टाइप ऑफ नॉलेज में, दैट इज कॉन्टेक्चुअल नॉलेज एंड टेक्सचुअल नॉलेज। तो सबसे पहले कॉन्टेक्चुअल नॉलेज को समझने के लिए पहले टेक्सचुअल नॉलेज जानना जरूरी है। टेक्स्ट बुक जैसे आप जानते हैं कि कुछ पोर्शन ऐसा होता है दैट मस्ट बी नोन बाय द पर्सन, तो वो मस्ट नो जो कैटेगरी आती है उसके अंतर्गत हम टेक्सचुअल नॉलेज लेकर चलते हैं कि एवरी कोर्स कंटेंट हैज सम फिक्स्ड एरिया। उस फिक्स एरिया को जब हम डिफाइन करते हैं दैट इज कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, सॉरी टेक्सचुअल नॉलेज। और उससे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, पिक्चर्स, ग्राफ्स, प्रेजेंटेशन या कुछ इलेबोरेट करता हुआ जब हम कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। जो कि आजकल एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में भी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज जरूर दी जाती है, जिससे कि जो टेक्सचुअल नॉलेज है उसको बेस में ले, थोड़ा और इलेबोरेट करके अगर बच्चा सीख लेता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। आता है स्कूल नॉलेज एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। स्कूल में जो कुछ भी सीखा जाए, यहाँ तक कि एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स, इन सारी चीजों को हम स्कूल नॉलेज, और जो आउट ऑफ स्कूल नॉलेज है वो सारी फैमिली, सोसाइटी, प्लेग्राउंड, रिलीजन, रिलीजियस प्लेसेस, ये सारी चीजें जो कुछ भी हमें सिखाते हैं वो स्कूल, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज के अंतर्गत आती है। तो ये आज का कंटेंट रहा। आप अपने आज जो सीखा उसे चेक कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें कि बहुत ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नीड क्या है एजुकेशनल एम्स की, वेरियस एम्स को डिफाइन कीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्स की बताइए, आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एम, कोई भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट एम क्या है और उनमें सिंथेसिस कैसे हुई, व्हाट इज नॉलेज, एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज समझा दीजिए, वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को डिटेल कर दीजिए। एंड ये किसने कहा, आइसोलेटेड मैन इज फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन, नॉलेज इज वर्च्यू, कल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड परफेक्ट लिविंग एम ऑफ एजुकेशन किसने दिया। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तक इस टॉपिक पर बनते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जिससे कि हेल्प लेते हुए मैंने ये कंटेंट तैयार किया। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने फीडबैक दीजिए जिससे कि मैं इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा ले सकूं। थैंक यू।